A very warm welcome to all of you out there. So, in our last segment, in our last section, we started about the business environment. हमने सच पढ़ा कि environment क्या होता है in respect to the business it is working. Now what is the important thing is that the important thing is to understand that the change is the only thing which is constant. लगातार एनवायरनमेंट में चेंजेस होती रहती हैं और हमें बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए पढ़ना है ताकि हम जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, जिस भी टाइप के लिए चेंजेस हो रहे हैं, हम उसके बारे में ठीक से जान सके. वी नो अबाउट द वेरियस बिजनेस कंपोनेंट्स सो दैट the environment components which affect the business productivity, ताकि हम लोग प्रिपेयर रहें अच्छे से, ताकि if there are certain changes or there are certain undue unpleasant changes or there are certain opportunities which come our way, we can increase our productivity, right? Now we had also studied that the business environment are of two types. They are internal as well as external. इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके देर इज़ एम्प्लॉयज़, विजन, मिशन एक्सेट्रा. एंड जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आता है, दे आर टू टाइप्स, माइक्रो एनवायरनमेंट एज वेल एज मैक्रो एनवायरनमेंट. These are all given in the other slide, the business environment. You can go to the my playlist and check that out. And we said that there are two types of external environment. Micro में आपके आ जाते हैं employers, suppliers, customers, market intermediaries, a lot of stuff. और उसके बाद आपके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो मैक्रो लेवल पे आ जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, लीगल, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. अभी हमने जाना कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है. नाउ व्हेन यू स्टडीड अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, यू नीड टू नो हाउ टू डू बिजनेस एनवायरमेंटल एनालिसिस, राइट? तो बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या होता है? दैट इट इज़ द एनालिसिस और इट एग्जामिन्स ऑल द कंपोनेंट्स, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, विच हैज़ एन इन्फ्लुएंस on the performance of the organization. Performance meaning productivity, उसकी profitability of the organization को affect करता है. ना द इंटरनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो होते हैं आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस. एज यू एंड मी वी गो अबाउट, इफ आप अगर अपना इंटरनल एनालिसिस कीजिएगा तो आप क्या जानिएगा? आप जानिएगा कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या क्या हैं. आप अपना स्ट्रेंथ्स को और बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, आपने वीकनेस को और उसको यू ट्राई टू वर्क इट ऑन सो दैट यू कैन ओवरकम योर वीकनेसेस, यू कैन टर्न देम टू योर स्ट्रेंथ्स. आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखते हैं तो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ पता चलते हैं. अपॉर्चुनिटीज़ को हम हार्नेस करने की कोशिश करते हैं ताकि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो सके, ताकि हम मैक्सिमम उसको यूटिलाइज कर सके. साथ ही साथ जो थ्रेट्स हम लोग फेस करते हैं, हम लोग उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं. अब क्या है कि टू परफॉर्म एनवायरमेंटल एनालिसिस एक कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ relevant information required रहता है, and it is for the best course of action. You understand what? That there are managers at each level of organization, right? अभी क्या होता है, हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. इन्फॉर्मेशन बहुत सारी जगह से आ सकती है, लेकिन हमें चाहिए एक बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी जगह से इन्फॉर्मेशन जो हमें पता है कि हम सही है, जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स सही है, वो इन्फॉर्मेशन हमें सही समय पे सही वक्त पे प्रोवाइड करे. What is information? Information is processed data, and if information is not provided on the right time and the right place, become useless. पुराना हो जाता है, उसका कोई काम नहीं होता. तो हमें सही से इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें सही टाइम पे एक स्पेशली मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन निकाल सके और उनमें से जो बेस्ट एक्शन है उसको इम्प्लीमेंट कर सके. अब जो स्ट्रैटेजिक प्लानर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो ये इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं फ्रॉम द एनवायरमेंटल एनालिसिस टू फोरकास्ट ट्रेंड्स, की फोरकास्ट करने में कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या इसमें बिजनेस से ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं. इसी हिसाब से असेस करके, एनवायरमेंट असेस करके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को सेटअप करते हैं. Then it ascertains whether the goals are defined by the organization are achievable or not with the present strategies. अब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना स्टडी किए, अपने एनवायरनमेंट को स्टडी किए, और उसके बाद यू ट्राई टू असेस कि ये जो आपने जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बनाया है, तो क्या जो एनवायरनमेंट का अभी स्ट्रैटेजीज चल रहा है, जो एनवायरनमेंट का अभी कंडीशन है, तो क्या मेरे गोल्स फुलफिल हो पाएंगे.
अगर नहीं फुलफिल हो पाएंगे, अगर वो लगता है कि फुलफिल हो पाएंगे, बहुत अच्छी बात है, आप यू टेक अप द चैलेंजेस टास्क। एंड अगर नहीं फुलफिल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि हम ठीक से काम कर सकें। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस? ना एडवांटेजेस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस है क्या कि इट इज़ यूज टू असेस एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, वो कॉस्ट, ताकि जो भी अगर अच्छे से काम चल रहा है, सी इस एंटायर ऑब्जेक्टिव इस क्या कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सही से क्लियर हो जाए, काम बढ़िया से चले। अगर काम ऑलरेडी बढ़िया से चल रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। लेकिन कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक्सपेक्टेशन से नहीं मीट कर पा रहा है, कहीं गोल से लैक कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे, हम उनसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, या हम अपने गोल्स को ऊपर नीचे करेंगे, शायद अनरियलिस्टिक गोल सेटअप हो गए तो उसको हमने क्या करना है, कोई हमें करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। फर्दर, external metrics also helps in responding to the environment in a positive manner, so that जो भी गोल जो भी बना हुआ है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव हो सके। देन एनवायरमेंटल एनालिसिस अगर होगा तो देखिए आपने अपने स्ट्रेंथ वीकनेस देख लिए, उसके बाद क्या है कि आपको थ्रेट्स भी जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सपोज देयर इज सम एनीथिंग यू थिंक ऑफ, सपोज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हम लेते हैं। अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो जाता है, मान लीजिए जो पॉलिटिक्स से पूरा पार्टी दूसरी पार्टी चेंज में आ जाती है, पावर में आ जाती है, तो उस पार्टी का जो पहले जो पार्टी जो रूल में थी उसका जो आउटलुक्स टूवर्ड्स द बिजनेस पॉलिसीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज, और जो नई पार्टी आई है उसका जो आउटलुक टूवर्ड्स बिजनेस पॉलिसीज और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज और वट एवर इट इज़ आर डिफरेंट। तो क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे एक अर्ली स्टेज पे वो लोग डिटेक्ट कर सकता है कि भैया ये तो प्रॉब्लम हो सकती है, हमें पहले इसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, उसी तरह से ये ज़रूरी नहीं है कि ख़राब हो, ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। मान लीजिए कोई नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, एंड देयर मे बी अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच माइट बी अ थ्रेट। सो क्या है ना, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज़, वो अपना एनवायरमेंटल एनालिसिस करता है ताकि वो वेरियस थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को भी एनालाइज कर सके। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज आप एनवायरमेंटल प्रोसेस, एनवायरमेंटल एनालिसिस का प्रोसेस करते कैसे हैं। तो उसमें पहला आता है स्कैनिंग करना। तो स्कैनिंग क्या करते हैं, हम स्कैन करते हैं अपने एनवायरनमेंट को। ठीक है, क्यों करते हैं हम लोग, स्कैन करते हैं एनवायरनमेंट को। स्कैन करने का क्या, व्हाट इज अ स्कैनर इज वन दैट स्कैन्स, वो पूरा ठीक से पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम अच्छे से देखता है। तो हम पहले अपने सर्विलियंस से पूरा किसी जो अपना आपका तरीका हो वो हम आगे पढ़ते हैं। तो वो आप एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं। एनवायरनमेंट को स्कैन क्यों करते हैं, ताकि हम वी डिटेक्ट अर्ली सिग्नल्स ऑफ वट एवर चेंजेस कैन टेक प्लेस। ठीक है, या फिर वी डिटेक्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस विच आर ऑलरेडी टेकिंग प्लेस, राइट। जब हमने डिटेक्ट कर लिया, हमने स्कैन कर लिया, तब हम उसे मॉनिटर करते हैं। हमने डिटेक्ट कर लिया भैया ये तो हमारा चेंजेस हो रहा है या ये चेंजेस होने वाला है, अब हम इसको मॉनिटर करेंगे कहीं हमें अफेक्ट नहीं कर दे, या पॉजिटिव इफेक्ट किस तरह करे ये पता कर लें हम। तो क्या करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं कि एनवायरमेंटल ट्रेंड्स क्या है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है, क्या सिग्नल्स है, क्या इंडिकेटर्स हैं, हम लगातार उस पर नज़र रखेंगे। जब हम लोग का नज़र ये रखना, दैट इज़ व्हाट इज़ मॉनिटरिंग। Then comes to forecasting. Once you done with the monitoring, no, you forecast. Forecast depend क्या करता है कि जब आप लगातार मॉनिटर करते रहते हैं तो क्या होता है, for with the help of various statistical tools as well as the various managers help और various computer help, आप क्या करते हैं, आप प्रोजेक्शन करते हैं, managers प्रोजेक्शन करते हैं of the direction, scope and the intensity of the environmental change, वो किस तरफ जा सकता है। ठीक है, क्या चीज़ हो सकता है। जब आपने फोरकास्ट कर लिया तो आप असेसमेंट करते हैं। जब फोरकास्ट हो गया तो असेसमेंट क्या करता है, इट इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में एनवायरनमेंट को, कि इसको जो आपकी स्कैनिंग हुई, मॉनिटरिंग हुई, फोरकास्टिंग, ये सारा चीज़ें समझने का ऑर्गेनाइजेशन को। और असेसमेंट इज दी, इट ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चन सच एज व्हाट आर द की इशूज़ प्रेजेंटेड बाय द एनवायरनमेंट, एंड वो जो इशूज़ है इससे क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। सो बेसिकली एनवायरमेंटल प्रोसेस में 4 हो गए। पहले आप लगातार एनवायरनमेंट देखते रहो भाई, स्कैन करते रहो। उसके बाद क्या किया आपने,
मॉनिटर किया, जब स्कैन करने के बाद कुछ हमें गड़बड़ लगा या कुछ अपॉर्चुनिटीज लगा तो स्कैन करते रहेंगे, कब लगातार उसको स्कैन करके मॉनिटर करते रहेंगे। मॉनिटर करने के बाद जब आप लगातार मॉनिटर कर रहे हो तो कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज लगेगा, कुछ थ्रेट्स लगेगा, तो आप फोरकास्ट करेंगे शायद ये अच्छा हो सकता है, ये खराब हो सकता है, और लास्ट हम असेस करेंगे कि ये सच में कितना फायदेमंद हो सकता है या हमें कितनी नुकसान पहुंचा सकता है, राइट? दैट इज व्हाट इज असेसमेंट. Now the various techniques of environmental analysis. Now technique of environmental analysis में पहला आता है SWOT analysis. SWOT stands for strength, weakness, opportunities and threats. ये तो right from the very beginning of this presentation I've been telling you about these strengths, weakness, opportunities and threats. ये बेसिकली क्या है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करते हैं ताकि आप जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं, आपके वीकनेसेस हैं, उसको आप स्टडी कर सकें, जो आपके थ्रेट्स हैं और आपके अपॉर्चुनिटीज़ पे हैं उस पर आप वर्क कर सकें. इससे क्या होगा, इससे आपका कंपनी का अगर आप अपना प्रॉपरली प्रोफाइल बना लेते हैं तो कंपनीज़ की अगर वीकनेसेस पता चल जाती हैं और थ्रेट्स वगैरह पता चल जाते हैं तो आप जो कंपनी का जो रिसोर्सेज होता है या स्किल्स हो सकता है या जो आपकी कंपनीज की जो परफॉर्मेंस एबिलिटी हो सकती है उसको आप सही तरीके लगा सकते हैं. क्या है ना कि हम लोग मान लीजिए एग्जाम के समय ही क्या करते हैं, अगर हमारे कोई हमें पता होता है कि दिस चैप्टर इज माय स्ट्रेंथ, तो वी डोंट वर्क ऑन द वीक चैप्टर्स टू मच ऑन द लास्ट डे. व्हाट डू वी वर्क ऑन? वी वर्क ऑन आवर स्ट्रेंथ्स, राइट? एंड देन ऑल्सो वी लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ कि बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम कैसे वो सारे थ्रेट्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़, ये सब देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. अभी स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, अगर हमें अपने वीकनेसेस पहले से पता होते हैं तो हम उस पर काम कर सकते हैं. वी कैन ट्राई टू ओवरकम दीज वीकनेसेस और हम उसे अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं. और जो स्ट्रेंथ होती है वो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती है मार्केट में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर. तो क्या है कि इफ़ यू डू नॉट हैव अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यू वोंट स्टैंड आउट, यू वोंट लास्ट लॉन्ग. तो ये आपकी यूएसपी क्या है, आप कैसे स्टैंड आउट करते हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? पहला, ये कंपनी प्रोफाइल के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़, इसको प्रोडक्ट्स और मार्केट एरिया में स्टडी करता है. इसलिए स्टडी करता है ताकि हम स्ट्रेंथ पे आ सकें तो हम अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकें और जितने वीकनेस है उसको ओवरकम कर सकें. नेक्स्ट इसका है कि वो अपनी कंपनी का जो प्रोफाइल होता है वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ भी देखता है कि उसके हिसाब से उसके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. जितने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होते हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट करते हैं और जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिफर करते हैं. ये तो हमने पहले बता दिया है. नाउ दे से दैट द स्ट्रेंथ इज़ अ पॉजिटिव एट्रीब्यूट. वी नो अगर स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा रहेगा बेहतर रहेगा, आप एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, आप एक कॉम्पिटिटिव एज अपना बना सकते हैं, अपना कॉम्पिटिटिव पोजीशन बेहतरीन कर सकते हैं. अगर वीकनेस है तो वीकनेस में आप उस पर वर्क कर सकते हैं. यू कैन ट्राई टू ओवरकम योर वीकनेसेस सो दैट यू कैन मेक गुड स्ट्रैटेजीज. You can make proper investment in overcoming these weaknesses ताकि आप वो जो वीकनेस है बाद में आपका स्ट्रेंथ बन जाए, आपका वीकनेस ओवरकम करके वही आपकी यूएसपी बन जाए. Now अगर if there is a failure to overcome competitive your organizational weakness, no, there might be a they say the situation in which the organization is not implementing valuable strategies that are being implemented by competing organization. तो क्या है कि अगर आपका वीकनेस रहेगा तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में होगा, दूसरे लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस उसको यूज़ कर सकते हैं. तो आपको उसको यू हैव टू ओवरकम इट बाय एनी मेथड. आप उसको हायर करो, और क्या क्या चीज़ का इंटरनल वीकनेस हो सकता है. हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पुअर फंक्शनिंग के कारण हो सकता है. देन भी लैक ऑफ मैनेजरियल इनोवेटिव एबिलिटी, ये सारे चीज़ें उस कारण हो सकती हैं. नाउ नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज़. क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करता है ताकि आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हो सके लेटर. ये एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते हैं? मान लीजिए एक इकोनॉमी में बूम आया, नया टेक्नोलॉजी आया, बेहतर गवर्नमेंट आया, लिबरल गवर्नमेंट आया, सब्सिडीज़ मिले, मार्केट ग्रोथ आया, ग्रोथ हो रहा है मार्केट में. तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड वी हैव टू टैप दोज अपॉर्चुनिटीज़. नाउ व्हाट आर थ्रेट्स?
थ्रेट्स आर द एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, जैसे रिसेशन हो रहा है या कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। अभी देखिए कैलकुलेटर, कैलेंडर, योर क्लॉक टू योर मोबाइल, एवरीथिंग इज रिप्लेस्ड बाय अ स्मॉल योर मोबाइल. So what is it? It is like changing customer preferences, the technology which has adopted. जहाँ आपके मान लीजिए सब्स्टिट्यूट ब्रांड्स आ गए जिसका जो ब्रांड इमेज है बहुत अच्छा है, लो कॉस्ट पे है, या फॉरेन कॉम्पिटिटर्स आ गए. देयर वाज अ टाइम नो देन वेयर देयर इज जस्ट कोलगेट टूथपेस्ट, नाउ यू हैव अ वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट. तो ये सारे थ्रेट्स होते हैं, बट यू हैव टू वर्क ऑन दैट थ्रेट्स. अपने आप को बेहतर करना पड़ता है ताकि आप उसको थ्रेट्स को फेस कर सकें, अपने आप को बेहतर बना सकें. इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका नेक्स्ट टेक्निक. जैसे फर्स्ट टेक्निक वो स्वॉट एनालिसिस. नेक्स्ट टेक्निक इज ETOP. ETOP का मतलब होता है एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल. क्या होता है ये टेक्निक? इसमें आप एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं जहां ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोफाइल बनाती है अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, जहाँ पे वो एनालाइज करती है कि जितने भी उसके एनवायरमेंटल जो भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं तो कहाँ कहाँ से उसके थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं. ये होता है ना, इंटरनल फैक्टर आप पढ़ते हो तो आपका स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चलता है. एक्सटर्नल फैक्टर्स आप एनालाइज करते हैं तो आपके अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स पता चलते हैं. तो आपके जब अपॉर्चुनिटीज़ थ्रेट्स पता चल रहे हैं तो कहाँ से पता चल रहा है, तो यू मेक अ कंपैरेटिव स्टडी, आपको पूरा प्रोफाइल बनाते हैं. इससे क्या होता है, इसकी आपको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलती है. वी स्टडीड दैट कि आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स अगर आपको पता है तो आप कैसे उसमें बेहतर कर सकते हैं. इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अ फर्म दैट वांट्स टू मैन्युफैक्चर शूज़, फॉर एग्जांपल, वी प्रिपेयर एन ETOP टू एनालाइज द डिमांड फॉर द शूज़ इन द मार्केट. और फिर परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर्स, जेंडर कॉम्पोजिशन एज इज मेल एंड फीमेल कितने हैं, उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करते हैं, और ये सब जब वो एनालाइज कर सकते हैं उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि सच में मार्केट में मेल फीमेल और वट एवर चिल्ड्रन जिसका भी शूज़ का डिमांड है तो वो अपना शूज़ का बिजनेस को उसमें वो वेंचर करते हैं, नहीं तो वो नहीं करते हैं. वी तो फर्स्ट टेक्निक वॉज SWOT, सेकेंड वॉज ETOP एंड थर्ड इज फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग में क्या होता है कि आप प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को, डिपेंड फ्यूचर इवेंट्स एंड एनालाइज, ट्राई टू एनालाइज कि उनका इम्पैक्ट क्या होगा. बेसिकली जितना आप पहले अपना एनवायरनमेंट स्टडी करें, आपके पास क्या क्या चीज़ आप वो स्टडी कर रहे हैं, आप एनवायरनमेंट स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद जो मैनेजर्स और या जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल्स है, वो लोग बैठ के फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि अभी ये गवर्नमेंट है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये मॉनेटरी पॉलिसी है, इस हिसाब से ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे, ये प्रोडक्ट अच्छे से चलना चाहिए, या फिर जो भी उनका जो काम करना है ये एक्सपेंशन बहुत बढ़िया होगा. और वो फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या करें, और जैसा वो फोरकास्ट करते हैं उस हिसाब से प्लान करने की कोशिश करते हैं और स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश करते हैं सो दैट दे कैन डू बिजनेस. नेक्स्ट इज वर्बल एंड रिटन इन्फॉर्मेशन. क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स इन विच हम लोग एनवायरनमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, एनवायरनमेंट स्टडी कर सकते हैं. तो उसमें हमने पढ़ा SWOT, ETOP, फोरकास्टिंग, और उसके बाद थर्ड वॉज फोरकास्टिंग एंड नेक्स्ट इज वर्बल एंड रिटन इन्फॉर्मेशन. तो वर्बल इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल जाएंगे, रिटन इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेंगे? वर्बल आपको मिलेंगे रेडियो, टेलीविज़न, लोगों से बात करके, न्यूज़ से. और रिटन इन्फॉर्मेशन आपको आर्टिकल्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, न्यू लेटर्स, इस सब से मिलेंगे, राइट. देन इज़ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि एक आपका कंप्यूटर सिस्टम रहता है. कंप्यूटर सिस्टम रहता है जो आपका किसी भी एक मैनेजर के लिए बनाया जाता है टू सूट दैट द नीड्स ऑफ दैट मैनेजर. there is top level, middle level, low level managers. The top level managers are mostly responsible for making executive decisions या strategic decisions कि business को diversify करना है, expand करना है, कुछ important ख़त्म करना है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस देना. तो उनको बेसिकली इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए लेकिन एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए. उसी तरह लो लेवल मैनेजर्स जो हैं वो बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस ऑपरेटिव फंक्शन, जैसे डे टू डे फंक्शंस होता है. तो उनको बाहर का इन्फॉर्मेशन चाहिए लेकिन इंटरनल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा चाहिए. तो MIS क्या करता है, MIS उनको टाइमली,
एक्यूरेट, सही, कंप्लीट, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देता है कंप्यूटर के थ्रू, ताकि वो लोग अपने प्रेजेंट और फ्यूचर एनवायरमेंटल चैलेंजेस को देख सके और मैनेजर को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प कर सके. द लास्ट इज द पेस्टल एनालिसिस. ठीक है, द पेस्टल स्टैंड्स फॉर पी इज फॉर पॉलिटिकल, ई इज फॉर इकोनॉमिक, एस इज फॉर सोशल, टी इज फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल इज फॉर लीगल. एनवायरमेंट के लिए आपका लास्ट वाला ई आता है. तो पेस्टल, ये पेस्टल एनालिसिस भी कहते हैं, जिसमें जो वेरियस डायमेंशंस ऑफ जो इकोनॉमी, जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, उस सारे चीज़ें को वो अच्छे से स्टडी करते हैं. इसका अलग, इसको जैसे PSTLE बोलते हैं, उसे पेस्टल TEL भी बोलते हैं. ठीक है, इसे पेस्ट भी कहा जाता है या स्टेप कहा जाता है, या इसका शॉर्टन वर्जन में STEP है, स्टीप है, स्टीपल है, स्टीपल्ड है, स्टेप जी है, लेपेस्टल, lots of things. And these are the various economic dimensions of these are the various macro dimensions of the organization. Or after this chapter we'll come to the dimensions of the business environment, in which we'll cover all these factors in detail. Right now all we need to know is this pestle analysis जो है वो economic factors को, जितने भी आपके macro economic factors हैं, उसको एकदम डिटेल में स्टडी करता है, ताकि आप various opportunities threats को देख सके, क्योंकि external environment है obviously, और based on that वो various economic decisions ले सके. So this is all in the environmental analysis. We studied what is environmental analysis, what is the need of environmental analysis, what is the process of environmental analysis, and what are the ways of environmental analysis. This is all for this chapter. Stay safe, stay home. Please follow the lockdown policies. Do not go outside unless otherwise the government bans this lockdown. Stay safe and happy learning. Thank you.